नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आपको 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर बताते हैं। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया वीजा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे उन्होंने ट्रंप गोल्ड कार्ड का नाम दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि लोग बुधवार दोपहर से इस गोल्ड कार्ड नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि नए वीजा प्रोग्राम से अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर का इजाफा होगा। ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका सरकार का ट्रंप गोल्ड कार्ड आज से शुरू हो रहा है। योग्य और जांचे परखे लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता है ये, और बहुत ही उत्साहजनक है। हमारी कंपनियां अब अपनी कीमती प्रतिभाओं को रोक कर रख सकेंगी। आपको जानकारी दे दें कि लाइव साइट 30 मिनट में खुल रही है, और ट्रंप ने आगे बताया है कि मेरे लिए और देश के लिए बहुत ही उत्साह की बात है कि हमने ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है और इसमें मिलने वाला पूरा पैसा अमेरिकी सरकार को जाएगा। ये ग्रीन कार्ड जैसा है और इससे ज़्यादा फायदा होंगे। कंपनियां किसी भी कॉलेज में जा सकेंगी, कार्ड खरीद सकेंगी और उस व्यक्ति को अमेरिका में रख सकेंगी। यह हमारे देश में बड़े प्रतिभाशाली लोगों को लाने का मौका होगा। आपको जानकारी दे दें कि गोल्ड कार्ड के लिए भारी भरकम फीस चुकानी होगी, जिसका भारतीयों पर असर पड़ना तय है। यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कई प्रतिभाशाली छात्र कॉलेज में पास होने के बाद भारत, चीन या फ्रांस लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियां बहुत खुश होंगी। मुझे पता है कि एप्पल के टीम कुक की काफ़ी समय से इस बारे में बात चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब नहीं रहेगी। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर जमा होंगे। ट्रंप पहले भी ऐसे गोल्ड कार्ड जैसे वीजा योजना की बात कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य अमीर या अत्यधिक कुशल विदेशी नागरिकों को आकर्षित करना है, ताकि अमेरिका में शीर्ष प्रतिभा और बड़ा निवेश आए। एक तीसरा विकल्प ये भी है कि प्लैटिनम कार्ड भी प्रस्तावित था। आपको जानकारी दे दें कि इसमें कोई व्यक्ति $50 यानी कि $5 मिलियन देकर साल में 270 दिन अमेरिका में रह सकता था, बिना विदेशी आय पर अमेरिकी टैक्स दिए। और ये साफ नहीं है कि ये योजना अभी भी शामिल है या फिर नहीं, लेकिन वेबसाइट ये भी बताती है कि सिर्फ पैसा होना ही अमेरिका में एंट्री की गारंटी नहीं है। आवेदक को स्थायी निवास के लिए योग्य होना चाहिए, कानूनी रूप से प्रवेश योग्य होना चाहिए और वीज़ा स्लॉट उपलब्ध होना चाहिए। अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों के तहत गोल्ड कार्ड धारक EB1 या फिर EB2 वीज़ा कैटेगरी में आएंगे। ये वीज़ा आमतौर पर असाधारण योग्य वाले लोगों को दिए जाते हैं, जैसे टॉप रिसर्चर्स, फेमस प्रोफेसर, बड़े कलाकार और बिजनेस लीडर्स। इससे स्थायी निवास यानी कि ग्रीन कार्ड और आगे चलकर नागरिकता का रास्ता मिलता है। तो ट्रंप गोल्ड कार्ड के लिए आवेदकों को भारी भरकम रकम चुकानी होगी। यदि आम भारतीय कार्ड लेना चाहें तो उसे $1 मिलियन यानी कि लगभग 9 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। $5 मिलियन लगभग 44 करोड़ रुपए में धनकुबेर गोल्ड कार्ड हासिल कर सकेंगे, और ऐसे में अमेरिकी नागरिकता हासिल कर पाना आम भारतीयों के लिए काफ़ी महंगा हो जाएगा, और इससे उन कुशल पेशेवर की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है जो पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा EB5 वीज़ा में लोग ले सकते थे या फिर पैसा मिलाकर निवेश कर सकते थे, लेकिन गोल्ड कार्ड वीज़ा के लिए पूरा पैसा एक साथ नगद देना होगा, और इसी वजह से ज़्यादातर भारतीयों के लिए ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारतीयों के लिए अभी भी H-1B वर्क वीज़ा सबसे पसंदीदा विकल्प है। H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय भी गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वो $5 मिलियन की रकम भर सके। दूसरी खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की है, और इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर गंभीर चर्चा की। इजरायली PM नेतन्याहू ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था और क्षेत्र की स्थिति पर अपने विचार साझा किए।
बातचीत के दौरान भारत ने एक बार फिर शांति का पक्ष लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए प्रयास के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की है। उन्होंने विशेष रूप से गाजा शांति योजना यानी कि गाजा पीस प्लान के शीघ्र क्रियान्वयन पर जोर भी दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक सुर में बात की है। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और उन्होंने दोहराया है कि आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों देशों ने जीरो टॉलरेंस के अपने दृष्टिकोण को फिर से स्पष्ट किया है और ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो बातचीत के दौरान भारत और इजरायल के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में हो रही प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने संकल्प लिया है कि आपसी लाभ के लिए इन संबंधों को और गहरा किया जाएगा। पीएमओ ने बताया है कि दोनों नेता भविष्य में भी एक दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। भारत ने हमेशा से इजरायल के साथ मजबूत रक्षा रणनीतिक संबंध बनाए रखे हैं और ये बातचीत उसी दिशा में एक और कदम है। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी हमलों में अफगान नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया और इसे अफगान संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन कहा है। उन्होंने ये भी दोहराया है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भारत ने लगातार लाखों जरूरतमंद अफगानों को मानवीय सहायता प्रदान की है और अभी भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी $3 अरब से अधिक है, जो अफगान लोगों के लिए नई दिल्ली के अटूट समर्थन को दिखाती है। उन्होंने आगे 17 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान के हवाई हमले का भी जिक्र किया और कहा कि दुखद रूप से निर्दोष महिलाओं, बच्चों और 3 होनहार युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो अफगान संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का गंभीर उल्लंघन है। पी हरीश ने यह कहा है कि ये हमले कथित तौर पर आतंकवादियों को निशाना बना रहे थे और इसके बजाय नागरिकों की जान ले चुके हैं और सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। भारत इस तरह की आक्रामकता के कृत्यों की निंदा करता है। वो न केवल नाजुक संघर्ष विराम प्रयासों को कमजोर करते हैं, बल्कि देशों के लिए क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और ऐसे काम से बचने की जरूरत पर भी प्रकाश डालते हैं जो नागरिकों के लिए खतरनाक हो। और चौथी बड़ी खबर अब रूस से सामने आ रही है, जहां पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सबसे बड़े बाजार में एक बुधवार शाम को भीषण आग लग गई है। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने बताया है कि बुधवार रात निवस्की जिले में एक बाजार की इमारत में आग लग गई और आग से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई है। रूसी मीडिया के चश्मदीद के हवाले से ये बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूसी मीडिया ने यह भी बताया है कि पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स आग की लपटों से घिर गया था। अभी भी आग लगने के कारण का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटनास्थल से मिले वीडियो शहर के ऊपर तेज आग की लपटें और धुएं के घने बादल उठते दिखा रहे हैं। रूसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आग लगने की घटना में कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं और एक 52 साल की महिला की कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉइजनिंग हो गई, जबकि एक व्यक्ति आग से बचने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गया और घायल हो गया है। आग की सूचना मिलते ही फायर रिस्पांस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30 फायर इंजन मौके पर पहुंची और इस दौरान आपातकालीन हालात मंत्रालय ने आग बुझाने के लिए 96 कर्मचारी और 26 उपकरण भेजे हैं। घने धुएं के चलते अधिकारियों को यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, सड़कें बंद करनी पड़ी। फायर डिपार्टमेंट की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
और अब पांचवी बड़ी खबर बताते हैं जो बांग्लादेश से है, जहां पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए अपने राजनयिक प्रयास जारी रखेगी। हसीना पिछले साल अगस्त में हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम भारत को मनाने की पूरी कोशिशें करेंगे कि उन्हें ढाका वापस भेजा जाए। हसीना पर बांग्लादेश में कई गंभीर आरोप हैं और उन्हें कई मामले में सजा भी सुनाई गई है। हालांकि तौहीद ने यह भी माना है कि हसीना की वापसी पूरी तरीके से भारत के फैसले पर निर्भर करती है और ये बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया टिप्पणी के बाद सामने आया है। तौहीद हुसैन ने स्वीकार किया है कि अंतिम निर्णय नई दिल्ली के हाथ में है, यानी कि भारत सरकार के हाथ में है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से भारत को मनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को इस मुद्दे पर बात की थी। जयशंकर ने कहा था कि हसीना कुछ खास परिस्थितियों में भारत में आई थी और वो परिस्थिति स्पष्ट रूप से इस बात का एक कारक है कि उनके साथ क्या हुआ था। जयशंकर ने यह भी कहा था कि आगे का फैसला हसीना को खुद लेना होगा। बांग्लादेश सरकार अब कूटनीतिक रास्तों के जरिए दबाव बनाने की तैयारी में है।